हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साजी ट्यूशन के इस चैनल पे। एंड इस वीडियो के साथ हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 के लिए। एंड इसमें हम नीट एग्जामिनेशन एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करा जाता है या एनसीईआरटी का सिलेबस है, उन सबको हम कवर करेंगे। एंड जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी पे रहेगा। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूँगा जो प्रीवियस ईयर्स में नीट में पूछे गए हैं, ताकि आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए बायोलॉजी में। एंड अगर आपका मान लीजिए कोई भी डाउट बाय चांस रह जाता है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो ना रहे, लेकिन अगर रह जाता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूँ एंड या फिर आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर कर सके। सो ये था इंट्रोडक्शन। एंड अब हम बात करते हैं अपने वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट में बात करें या फिर नीट एग्जामिनेशन में। नीट एग्जामिनेशन में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, या 5 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन दे देगा या फिर 2-3 मार्क्स में ब्रेक डाउन करके दे देगा। तो उस हिसाब से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम ये जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए, जैसे आपने जब क्लास 11th में प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। एंड वहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में एक मेजर डिफरेंस होता है कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसे हम आगे अभी जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आएगा तो उसे हम और डिस्कस करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोजेनी बनती हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, इस बात को भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा प्रोसेस होता है किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का, एंड उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें गैमेट के फॉर्मेशन की ज़रूरत हो एंड उन गैमेट के फ्यूज़न की ज़रूरत हो, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वहाँ पे गैमेट के फ्यूज़न या फिर फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो हमारा डिफरेंस होता है। वहीं अगर बात मैं करूँ फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम मेनली इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में। अब देखिए, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा फ्लावर होता है वही हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। रिप्रोडक्टिव का यूनिट का मतलब यही हमारा वो ऑर्गन है जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। मेल हो चाहे फीमेल फ्लावर हो, फ्लावर ही एक ऐसा है जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्लावर कंसिस्ट करता है क्या, स्टेमन, कार्पल, जो हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर को पढ़ना ज़रूरी है। तो फ्लावर आते कहाँ से हैं, देखिए, जो शूट एपिक्स होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है इन्फ्लोरेसेंस में, जिसमें हमारे फ्लोरल प्रीमोडिया होते हैं। फ्लोरल प्रीमोडिया का मतलब क्या होता है, प्रीमोडिया देखिए कहीं भी वर्ड आए तो इसका मतलब होता है कि जो भविष्य में चीज़ें बनाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लोरल प्रीमोडिया दे रखा है, यानी ये वो प्रीमोडिया है जो आगे चल के फ्लावर का फॉर्मेशन करेगी। अगर यहाँ पे रूट प्रीमोडिया दे रखा होता तो प्रीमोडिया हमारी वो सेल्स होती जो आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करती। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, मेरिस्टम सेल्स होती हैं। एंड यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी होती है प्रीमोडिया। कौन सी प्रीमोडिया, फ्लोरल प्रीमोडिया, जो आगे चल के फ्लावर का फॉर्मेशन करेगी। ये फ्लोरल प्रीमोडिया डेवलप करती है फ्लोरल बड में। किस में डेवलप करती है, फ्लोरल बड, यानी जो फ्लावर की अर्ली स्टेजेस है। एंड वो फ्लावर बड डेवलप होती है, मैच्योर होती है किस में, फ्लावर में। एंड ये जो प्रोसेस है फ्लावर बड से फ्लावर के बनने का, क्या बताया मैंने कि ये जो प्रोसेस है फ्लोरल बड से फ्लावर के बनने का,
उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंथेसिस। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है एक दो बार, तो इसको याद रखना कि एंथेसिस क्या होता है, कि फ्लोरल बड से फ्लावर के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं एंथेसिस। अब देखिए फ्लावर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे थोड़ा सा आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हम पढ़ते हैं कि फ्लावर में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे थैलमस जो हमारा बेसल पार्ट होता है, यानी सबसे नीचे का हिस्सा होता है ये, ठीक है। इन पे हमारे कुछ वॉल्स होते हैं, यानी राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं, एंड उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। इन्हें आप चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो 11th में दिया गया है उसमें आप इन्हें इजीली पढ़ चुके हैं, तो हम वहाँ पे उसे रिपीट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या देखेंगे कि फ्लावर के पास स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी, थैलमस, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपका पिस्टिल नाम आ जाता है या मैं लिख देता हूँ नोट्स में, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन की बात कर लेते हैं। जो हमारे एसेंशियल यानी आवश्यक फ्लोरल ऑर्गन होते हैं उनमें हमारा आता है स्टेमन एंड कार्पल, क्योंकि ये हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड कार्पल हमारा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। इसे मैं पिस्टिल भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने बताया। अब बात आती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की, वो क्या होते हैं थोड़ा उसे जान लेते हैं। सो देखिए जो ग्रुप होता है स्टेमन का, या हम कहें जो वॉल होती है स्टेमन की, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम। क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, स्टेमन का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड जो हमारा कार्पल का ग्रुप होता है या फिर कार्पल का वॉल होता है उसे हम नाम देते हैं गाइनोशियम। क्या नाम देते हैं, गाइनोशियम, ठीक है बच्चों, क्या नाम देते हैं, गाइनोशियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन एसेंशियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो ज़्यादा आवश्यक नहीं होते, उनमें हमारे आते हैं सेपल और पेटल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिनेशन में किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉन एसेंशियल या फिर इन्हें हम एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन में किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो हमारा क्या है, स्टेमन है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड इसकी जो बॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसे हम, एंड्रोशियम। सो देखिए जो हमारा स्टेमन है वो 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, कौन कौन से, फिलामेंट, एंथर। देखिए फिलामेंट एक ऐसी लॉन्ग स्टाक होती है जो का नीचे की तरफ यानी प्रॉक्सिमली अटैच होती है, प्रॉक्सिमली अटैच होती है थैलमस से, यानी यहाँ पे या तो थैलमस भी हो सकता है, पेटल भी हो सकते हैं, कार्पल भी हो सकते हैं। ये सब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। एंड इसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड मीन्स 2 खाने वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं एंथर। ये कुछ इस तरीके से होता है एंड यहाँ पे इस तरीके से डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं एंथर। एंड ये जो हमारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक होती है इसे हम क्या नाम देते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। तो देखिए बताया मैंने, फिलामेंट क्या, हमारी लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक है जो अटैच होती है प्रॉक्सिमली थैलमस से, पेटल से या फिर सेपल से। उसके बाद हम बात करें एंथर की, तो ये फर्टाइल पार्ट होता है। फर्टाइल पार्ट का मतलब यहीं पे, यानी हम कहें एंथर में ही जो हमारा मेल गैमेट है वो बनेगा, इसलिए हम इसे फर्टाइल पार्ट बोल रहे हैं। इसके पास 2 लोब होते हैं। 2 लोब मीन्स जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, यानी इसे इस तरीके से काटेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लगता है कि ये 2 खाने हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसकी 4 साइडें होती हैं, इसलिए हम इसे टेट्रागोनल भी बोलते हैं। एंड इसे हम डायथीकस भी बोलते हैं। अब इसे डायथीकस क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ एंथर की इस तरीके से हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे भी हमारी कुछ डिविजन्स होती हैं एंड ये हमारे क्या बनाते हैं, थीका बनाते हैं। ये इस एक को मैं क्या बोलता हूँ, थीका बोलता हूँ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे क्या है, 4 थीका है। लेकिन मेच्योरिटी के टाइम पे, या हम कहें जब एंथर मेच्योर हो रहा होता है, तो ये जो हमारी एक सेल की स्ट्रिप होती है ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है, यानी टूट जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये एक ही थीका है। इसलिए एक थीका ये, एक थीका ये, हम इसे क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है।
एनसीईआरटी में ये चीज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं की गई है, सिर्फ वहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी गई है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एंथर को थोड़ा और जानते हैं। एंथर के जो लोब होते हैं वो एक दूसरे से एंटीरियरी यानी आगे के साइड डिवाइड होते हैं एक डीप ग्रूव के द्वारा, लेकिन ये पीछे की साइड यानी बैक साइड अटैच होते हैं किससे, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो देखो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। ये मान लीजिए एक डीप ग्रूव है, ठीक है, एंड ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, हमारी डीप ग्रूव है। देखिए मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो उस पर मत जाना, ये हमारा क्या है, डीप ग्रूव, जो क्या करेगा, दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है। एंड यहाँ पे हमारी कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन से टिश्यू होते हैं, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जो एक दूसरे लोब को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया, एंटीरियर पोर्शन हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर यानी पीछे का हिस्सा हो गया। तो पीछे की साइड हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों लोब को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एंड आगे की साइड हमारा डीप ग्रूव होता है जो दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एंथर के स्ट्रक्चर की। तो देखिए जो अगर हम एक एंथर की बात करें तो जो एक एंथर होता है उसके अंदर हमारी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। कितनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया हमारी वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर, क्या बोला मैंने, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं एंड इन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। रेयर केसेस में देखा जाता है, जैसे मैंने बताया रेयर केसेस में देखा जाता है कि एक एंथर लोब यानी ये इस तरीके से है, तो इस पूरे एक एंथर लोब में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। एग्जाम्पल के लिए वॉल्फिया में ये केस देखा जाता है, ठीक है। या फिर देखा जाता है कि पूरे एंथर में, दोनों लोब को मिला के पूरे एंथर में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पर एंथर एक स्पोरेंजिया है। ऐसे अगर मैं केस का एग्जांपल लूँ तो ये हमारा हो जाता है आर्क्यूथोबियम में। सो ये दोनों आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन आप याद रखना, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ के, या फिर अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो भी आप छोड़ सकते हो। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एन एंथर लाई एट 4 कॉर्नर। अब जैसे हमने पढ़ा कि एंथर की 4 साइड होती हैं, तो चारों साइड में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके बाहर की साइड, इसके आउटसाइड एक कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। किसकी कवरिंग होती है, एपिडर्मिस की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया आखिरकार डेवलप कैसे करती है। इसका कुछ आइडिया एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि नीट में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मिस है किसकी, एंथर की, तो इसके नीचे हमारे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। उन सेल को हम नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। क्या नाम देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। इन आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनिकली डिवीज़न होती है। सो इनमें कैसी डिवीज़न होती है, पेरिक्लाइनली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बेकार है, ठीक है, मेरी टंग बहुत ट्विस्ट करती है। तो यहाँ पे ये कैसी डिवीज़न होती है, पेरिक्लाइनिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिक्लाइनिकली डिवीज़न समझते हैं होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो ये जो सेल डिवाइड होगी ये आगे इस तरीके से, तो मतलब ऊपर नीचे डिवाइड होगी, एंड इसके बाद ये जो डिवाइड होगी ये ऊपर नीचे डिवाइड होगी, यानी ये लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके की जो डिवीज़न होती है वो लेयर का डिवीज़न करती हैं। तो ये जो हमारी आर्किस्पोरियल सेल होती हैं ये डिवाइड होकर 2 तरीके की सेल बनाती हैं। कौन कौन सी, पैराइटल सेल एंड स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस सेल देखिए हमारा क्या होता है, स्पोरोजीनियस सेल आगे चल के क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर बनाती हैं। एंड जो हमारी पैराइटल सेल हैं, ठीक है, पैराइटल सेल हमारी क्या बनाती हैं, जो भी हमारी आउटर कवरिंग होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की, जैसे हमारी
एंडोथीशियम हो गई, हमारी टैप्टम हो गई, ये सारी जो लेयर है ये बनाती है पैराइटल सेल। तो स्पोरोजीनियस सेल को अब हम पढ़ेंगे सीधा किसमें, जब हम माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की बात करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, जहाँ पे हम पैराइटल सेल से जानते हैं कि क्या क्या बनता है। सो देखिए हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पे। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनती है कि एंडोडर्मिस के नीचे यानी हाइपोडर्मली एक सेल होती है जिसका नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल। उस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनिकली डिवीजन होती है जो दो तरीके की सेल बनाती है। कौन कौन सी? पैराइटल सेल एंड हमारी स्पोरोजीनियस सेल। अब जो हमारी पैराइटल सेल होती है वो हमारी आउटर वॉल बनाती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और जो हमारी स्पोरोजीनियस सेल होती है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो आउटर वॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। आउटर वॉल हमारी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी जो कॉमन एपिडर्मिस होती है जो पहले से भी प्रेजेंट थी वो होती है, एक हमारी एंडोथीशियम होती है, एक हमारी मिडल लेयर होती है, एक हमारी टैप्टम होती है। एंड ये तीनों लेयर एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम बनती किससे है? पैराइटल सेल से बनती है। तो एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है एंड प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में, एंड सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर होती है। उसके बात करें एंडोथीशियम की, तो एंडोथीशियम जो है अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, एंड कुछ जगह पे ये जो अल्फा सेलुलोज है ये फाइब्रस स्ट्रक्चर शो करती हैं, इसीलिए इन्हें हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है फाइब्रस लेयर कौन सी है तो उसमें आप टिक करेंगे एंडोथीशियम, ठीक है। लेकिन जो हमारी डीप ग्रूव हमने पढ़ी थी जो क्या करती है, दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट करती है, वहाँ पे ये जो फाइब्रस अल्फा सेलुलोज की स्ट्रक्चर बनती है ये अब्सेंट होती है, एंड उस अब्सेंट हुई जगह को हम नाम देते हैं स्ट्रोमियम। रीजन वेयर अल्फा सेलुलोज इज अब्सेंट इज कॉल्ड स्ट्रोमियम, एंड इस स्ट्रोमियम के अलॉन्ग ही डेहिसेंस होता है एंथर का। डेहिसेंस का मतलब होता है फटना, ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म है जिसे यूज़ करा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हमारे माइक्रोस्पोर पूरी तरीके से डेवलप कर जाते हैं, पूरी तरीके से ग्रो कर जाते हैं, एंड उन्हें पॉलिनेशन के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम में से निकलना होता है या एंथर में से निकलना होता है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रोमियम के अलॉन्ग यानी जहाँ पे अल्फा सेलुलोज अब्सेंट है वहीं से अपना डेहिसेंस स्टार्ट कर दे। डेहिसेंस यानी वहीं से वो फटना चालू करते हैं ताकि वो एयर में रिलीज हो सके, अगर वो क्या है एयर पॉलिनेशन है तो। इसके बाद हमारी मिडल लेयर आती है जो 1 से 3 लेयर के बनी हुई होती है, ठीक है, एंड ये न्यूट्रिशन को स्टोर करती है। इसके बाद हमारी लेयर आती है टैप्टम जो हमारी सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, एंड ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, एंड इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक प्लांट है उसके अंदर टैप्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो हमारे पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो कम अमाउंट में क्यों बन रहे हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो टैप्टम है वो उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर टैप्टम ही अच्छे से काम नहीं करेगी तो पोलन ग्रेन भी अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार 1 मार्क्स में, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। इस चीज़ को थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए जैसे एंथर है, राइटिंग जैसे मैंने बताया मेरी खराब है उस पर ध्यान मत देना, समझने पे ध्यान देना। ये हमारा मान लीजिए एंथर है, ये हमारा क्या है स्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर स्पोरोजीनियस सेल है। तो इसके पास सबसे इनरमोस्ट कवरिंग कौन सी होती है, टैप्टम की, जो इसको क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद हमारी क्या आती है मिडल लेयर, जो 1, 2 या फिर 3 लेयर की बनी हुई हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर बना दी। मिडल लेयर के बाद हमारी क्या आती है, एंडोथीशियम आती है। क्या आती है, एंडोथीशियम। इस एंडोथीशियम के पास क्या होती है, फाइब्रस अल्फा सेलुलोज की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसलिए हम इस एंडोथीशियम को फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। तो इस एंडोथीशियम के बाद हमारी क्या आती है, एंडोडर्मिस, जो हमारी क्या है कॉमन स्ट्रक्चर है एंड जो एंथर में भी प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है, आप एनसीईआरटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, देखिए जैसे हमने पढ़ा कि हमारी आर्किस्पोरियल सेल, पैराइटल सेल एंड हमारी स्पोरोजीनियस सेल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बेसिकली स्पोरोजीनियस सेल करती क्या है। तो स्पोरोजीनियस सेल म्योसिस करके हमारे माइक्रोस्पोर या फिर हम कहें हमारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ये जो प्रोसेस होता है किससे, स्पोरोजीनियस सेल से माइक्रोस्पोर के बनने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल थ्रू म्योसिस। जो प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर के टेट्राड का, टेट्राड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी एक पीएमसी होती है यानी पोलन मदर सेल होती है वो डिवाइड होके 4 पोलन ग्रेन बनाती है या फिर 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बोला जाता है। एंड ये किसके थ्रू होता है, म्योसिस के थ्रू। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी दिखा रखा है कि एक पीएमसी हमारी यानी पोलन मदर सेल म्योसिस करेगी एंड 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगी, या हम कहें माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ से एक डायरेक्टली चीज़ देखो कि एक हमारा जो क्या कहते हैं, एक हमारी पीएमसी है वो 4 माइक्रोस्पोर बना रही है। सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू डिवाइड विद ग्रोथ ऑफ एंथर एंड इंक्रीज देयर नंबर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू पीएमसी। अब देखिए ये तो हमने अभी पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। अब हम इसे थोड़ा स्टार्टिंग से समझते कि ये होता क्या है। देखिए जो हमारी स्पोरोजीनियस सेल हैं और उनका जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो उसी स्पोरोजीनियस टिश्यू में से कई सारी सेल्स क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहती हैं जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है, ठीक है, और अपना नंबर बढ़ाते रहती हैं और ट्रांसफॉर्म होती है पीएमसी में, पीएमसी यानी पोलन मदर सेल में। अब ये जो हमारी पोलन मदर सेल बनी इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं कहीं माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख दूँ। तो जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके पास एक इंटरनल लेयर आ जाती है कैलोज नाम की, जो क्या करती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को तोड़ती है उन सेल्स के बीच में। इसे देखो इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये हमारा एक टिश्यू है। अब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मान लीजिए यहाँ पे कई सारी हमारी क्या हैं, हमारी यहाँ पे कई सारी स्पोरोजीनियस सेल हैं। क्या है ये, स्पोरोजीनियस सेल है। तो अगर मैं मान लो इस पार्ट को जूम करूँ, इस पार्ट को जूम करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये जो हमारी एक स्पोरोजीनियस सेल होती है जिसे हम पीएमसी बोलेंगे, इसके चारों तरफ एक कैलोज केमिकल की लेयर आ जाती है। क्या हो जाती है, कैलोज केमिकल की लेयर आ जाती है। एंड इस लेयर के आने की वजह से ये दूसरी जो सेल्स होती हैं उनके साथ कनेक्शन इनका टूट जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सेपरेटेड मदर सेल राउंड ऑफ एंड अंडरगो म्योसिस टू प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैलोज की लेयर आई इस पीएमसी के अंदर या इस पीएमसी के अंदर, उसने क्या करा, इसे इन बाकी सब माइक्रोस्पोर मदर सेल से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। एंड इसमें अब म्योसिस होगा और ये हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगी। सेपरेटेड मदर सेल राउंड ऑफ एंड अंडरगो म्योसिस टू प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। यानी ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी ये जो हमारे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनेंगे, जैसे इसने अगर मान लीजिए म्योसिस करी तो ये 4 बनाएगा, 4 क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। एंड इसके बाहर ये कैलोज लेयर ऐसे ही रहेगी और इनके बीच में भी आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ये सब क्या है, कैलोज लेयर है। एंड इनकी प्लॉइडी की बात करूँ तो ये क्या है, हैप्लॉइड, यानी इनका नंबर क्या है, n क्रोमोसोम है, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम n है। अब हमारा एक एंजाइम होता है कैलेज, जो सिक्रीट करा जाता है टेप्टम के द्वारा। तो टेप्टम का ये एक एडिशनल फंक्शन है कि टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ कैलेज नाम का एंजाइम भी सिक्रेट करता है जो कैलोज के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। एंड जैसे ही हमारा कैलोज का डिग्रेडेशन होता है, चारों पोलन ग्रेन हमारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या हमारे चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये अलग हो जाते हैं एंड इनकी फिर आगे ग्रोथ होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड बनता है उसमें हमारे माइक्रोस्पोर की अरेंजमेंट होती कैसे है। तो ये अरेंजमेंट 5 तरीके से बेसिकली देखी जाती है। कौन कौन से, एक हमारा हो गया टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मीन्स 3 एक प्लेन पे होते हैं एंड चौथा जो होता है वो 3D यानी इस प्लेन के पीछे होगा। जैसे आप केमिस्ट्री में टेट्राहाइड्रल शेप पढ़ते हैं इस तरीके से कि एक पीछे होगा, ठीक है, बाकी 3 आगे होंगे, इस तरीके से ये हमारा होता है। आइसोबायलैटरल हो सकते हैं यानी एक ही प्लेन पे चारों होंगे। डी कैसेट हो सकता है, डी कैसेट यानी ये उल्टा डी शेप टाइप स्ट्रक्चर होती है। लीनियर हो सकते हैं यानी एक ही लाइन में चारों रहेंगे, या फिर टी शेप स्ट्रक्चर हो सकती है जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी होता क्या, देखिए कुछ फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो मैक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है उसमें 4 से ज़्यादा
हमें क्या देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं पॉलीस्पोरी। इट इज़ द ओसिलेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोर इन अ टेट्राड। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कसकटा इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हमें 11 माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं एक टेट्राड के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम उस पर काम करेंगे। एंड आपका जो होमवर्क है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप कर लेना। एंड उसे अगर सबमिट करना चाहें तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा बना हुआ है, आप वहाँ पर उसे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।